बुरी फ़िल्म है, इतनी बुरी फ़िल्म है, इतनी बुरी फ़िल्म है कि ये इतनी बुरी अच्छी फ़िल्म है। यानी आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यानी कि बुरी फ़िल्मों में सबसे अच्छी फ़िल्म है ये। और इस फ़िल्म का बजट उस वक़्त था कोई $6 मिलियन के करीब। और इस फ़िल्म ने बिज़नेस किया था बॉक्स ऑफिस के ऊपर $1800 का। जी हाँ, यानी $6 मिलियन जो है वो इसका बजट था, लेकिन सिर्फ $1800 का इसने बिज़नेस किया था। ये था कि यार हम वाक़ई हमारे अंदर ये क्रिएटिविटी है कि हम ये गाना लिख रहे हैं कि सेंसिबल आइज़, सेंसुअल आइज़, योर आइज़, माय आइज़। और वो जो दूसरा टॉमी विसाओ ने जो फ़िल्म बनाई है, मुझे नहीं पता उसके अंदर भी इसी तरह के डायलॉग हैं। ये जो असली पर्पज़ है इस वीडियो का, जो मैंने इससे सीखा है बेसिकली, वो ये कि या तो वो डिलिबरेटली लोगों को जो है वो फुद्दू लगा रहे थे, या वो अपने टैलेंट के ऊपर फुल जो है ना वो कॉन्फिडेंट थे। क्योंकि लोग क्या कहेंगे यार, लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा। कोई भी नहीं चाहता अपना मजाक उड़वाना। यार आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली जो है वो एक फ़िल्म के ऊपर बेस करता है, और ये दो जो है ना मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के ऊपर बेस करता है। एक फ़िल्म के ऊपर और एक जो है वो सिंगर के ऊपर। और जो आप लोगों ने ऑलरेडी जो है वो टाइटल और थंबनेल से जो है ना वो देख लिया होगा। अभी रिसेंटली मैंने एक फ़िल्म देखी है, और उस फिल्म का नाम है द डिज़ास्टर आर्टिस्ट, और उसमें प्ले कर रहे हैं जेम्स फ्रैंको। वो फिल्म बेसिकली जो है वो एक बुक के ऊपर बेस्ड है, और वो बुक जिसने लिखी है उस बंदे ने एक फिल्म में काम किया था, और उस फिल्म का नाम था द रूम। एक्चुअली इनफैक्ट नाम है उस फिल्म का द रूम। और ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 2003 के अंदर। तो एक बंदा था जिसका नाम है टॉमी विसाओ, और जो टॉमी विसाओ भाई साहब हैं, उन्होंने ये फ़िल्म प्रोड्यूस भी की थी, उन्होंने ये फ़िल्म डायरेक्ट भी की थी, उन्होंने ये फ़िल्म लिखी भी थी, उन्होंने इस फिल्म में मेन लीड भी किया था। और सारी इस फिल्म के करता धरता जो है ना वो टॉमी विसाओ साहब थे। तो ये फिल्म 2003 में रिलीज़ हुई थी, और इस फिल्म का बजट उस वक्त था कोई $6 मिलियन के करीब। और इस फिल्म ने बिज़नेस किया था बॉक्स ऑफिस के ऊपर $1800 का। जी हाँ, यानी $6 मिलियन जो है वो इसका बजट था, लेकिन सिर्फ $1800 का इसने बिज़नेस किया था। और उसकी वजह ये है कि ये जो फिल्म है द रूम, इसको ये इतनी घटिया, यानी कि इतनी बुरी फिल्म है, इतनी बुरी फिल्म है, इतनी बुरी फिल्म है कि ये इतनी बुरी अच्छी फिल्म है। यानी आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यानी कि बुरी फिल्मों में सबसे अच्छी फिल्म है ये। और इसको बेस्ट वर्स्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम की जो कैटेगरी है उसके अंदर भी जो है वो रखा गया था। और उसकी बड़ी ऑब्वियस रीजंस हैं। जब आप इसका यूट्यूब के ऊपर ट्रेलर देखेंगे, इनफैक्ट यूट्यूब के ऊपर पूरी फिल्म भी पड़ी हुई है, जब इसका ट्रेलर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। क्योंकि एक फिल्म होती है बी ग्रेड फिल्म होती है, एक होती है सी ग्रेड फिल्म होती है। आप लोगों को पता लग रहा होता है उसके कॉस्ट्यूम से, ड्रेस से, उसके एक्टर से, उसकी डायरेक्शन से, हर चीज़ से, उसके ऊपर बजट कितना लगा हुआ है। एक फिल्म होती है डी ग्रेड, वो भी चलें आप स्पॉट कर लेते हैं, बर्दाश्त शायद वो भी हो जाती है। एक फिल्म होती है जेड ग्रेड, ये वो फिल्म है, ये बिल्कुल जो है ना वो नीचे लगा हुआ है इसका लेवल। अगर आप इसको ट्रेलर देखेंगे तो शायद ट्रेलर भी आप कहेंगे कि यार ये क्या है, ये एक्टिंग कर रहे हैं, ये क्या मजाक कर रहे हैं ये एक दूसरे के साथ। लेकिन ये प्रॉपर फिल्म बनी, इसका स्क्रिप्ट लिखा गया, इसके अंदर प्रोडक्शन टीम है, इसके अंदर सेट डिज़ाइन हुआ है, इसके अंदर ये हॉलीवुड के अंदर फिल्म बनी है, इस पर बजट लगा है, इसकी मार्केटिंग हुई है, इसका प्रीमियर हुआ है, ये फिल्म रिलीज़ हुई है, और इस फिल्म ने एक बाकायदा $1800 का बिजनेस किया। अब इस फिल्म के साथ हुआ क्या, जब ये रिलीज़ हो गई तो ऑफ कोर्स ये बुरी तरह जो है वो तबाह कुन तरीके से नाकाम हुई बॉक्स ऑफिस के ऊपर। और इस फिल्म को देखने के लिए कोई भी नहीं आया, इसको कोई स्क्रीन भी नहीं मिली। आई थिंक इसको शायद एक सिनेमा या दो सिनेमा हॉल्स में दिखाया गया। और ऑफ कोर्स जैसा कि ट्रेलर देख के पता लगता है कि बिल्कुल फालतू फिल्म है, कोई भी नहीं देखने जाएगा। बहुत ही बुरी फिल्म है, बहुत ज़्यादा बुरी फिल्म है। हुआ यूं कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता गया इस फिल्म को, ये फिल्म जो है वो लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दी कि यार ये फिल्म थोड़ी फ़नी लग रही है। क्योंकि ये बंदा जो है ये बड़ी अजीबो-गरीब बातें कर रहा है इसमें। यानी कि उसमें कोई एक डायलॉग है, वो एक औरत के पास जाता है, वो बुके बेच रही होती है, तो उससे फ्लावर्स ख़रीदता है, वो उसको फ्लावर्स देती है, उसके बाद उसको वो पैसे देता है। उसके बाद वहाँ एक डॉगी होता है, जाते जाते वह डॉगी को कहता है हाय डॉगी। इस तरह की, यानी कि उसमें अजीब अजीब बोंगियाँ हैं। एक और औरत होती है बूढ़ी सी, वो आती है, वो एक्टिंग ऐसे कर रही होती है जैसे बिल्कुल ही, यानी कि
मैं तो उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, मैं तो वो एक्टिंग कर भी नहीं सकता, वो इतनी हाई लेवल एक्टिंग है। तो यानी कहने का मतलब है कि टोटल बोंगी है फिल्म, फुल बोंगी है। तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ करना ये शुरू किया कि यार ये फिल्म जो है ये क्या बकवास है यार। लेकिन जब हम देख रहे हैं तो इतनी बकवास है कि हमें हंसी आ रही है, क्योंकि हमने कभी ऐसी फिल्म देखी नहीं। या तो फिल्म लोग देखते हैं जी ए ग्रेड स्टार हो, ए ग्रेड ना हो तो चलो बी ग्रेड स्टार हो, चलो बी ग्रेड ना हो तो सी ग्रेड स्टार हो तो गाने अच्छे हों, तो गाने ना हो तो यार चलो एक्शन हो उसमें, चलो एक्शन ना हो तो किसी की एक्टिंग अच्छी हो, चलो वो ना हो तो कोई स्टोरी अच्छी हो, चलो कोई बजट ना भी हो तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो उन्होंने मैसेज दिया हो फिल्म। कुछ भी नहीं फिल्म में, स्टोरी भी इंतहाई घटिया, डायरेक्शन भी इंतहाई घटिया, हर चीज़ बकवास। लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि बड़े ऑड बिहेवियर्स इस फिल्म में दिखाए हुए हैं। लड़की है वो बैठी हुई है लड़के के साथ, वो उसको कह रहा है कि मैंने तुम्हें जो है वो घर लेके दिया, मैंने तुम्हें पैसे दिए, मैं तुम्हें जो है वो हर चीज़ लेके दे रहा हूँ। तो लड़की कहती है कि ये तो मैं लेके दे रहा हूँ फिर भी तुम मुझे पसंद नहीं करती। वो कहती है कि यही तो बातें हैं सारी जिस वजह से मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, क्योंकि क्यों तुम मुझे घर लेके दे रहे हो, क्योंकि तुम मुझे अच्छी ज़िंदगी दे रहे हो। यानी उसमें डायलॉग भी इस तरह के लिखे हुए हैं कि ये उन्होंने अपनी तरफ से पता नहीं प्रिटेंड किया है या गलती से उनसे हो गया, या उन्होंने ये जान के ये दिखाया है कि जो नॉर्म्स हैं सोसाइटी के, जो ज़माने में हो रहा है, जो लोग करते हैं, हम नहीं वो मानते। भाई हम तो अपने स्टाइल से काम कर रहे हैं, जो हमारा दिल कर रहा है हम बात कर रहे हैं, जो आम लोग करते हैं हम वो नहीं करेंगे। जो हॉलीवुड के सेट पेरेंट्स हैं जिसमें एक्टिंग होती है, जो एक एक्टिंग स्कूल में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, हमें नहीं पता भाई, हम बस जो दिल में आ रहा है हम वो कर रहे हैं, हमने स्टोरी बना ली है। ये उस फिल्म में ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लोगों को फ़नी लगना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता जब फिल्म फ्लॉप हो गई, थोड़ा टाइम गुजर गया, लोगों ने कहा कि यार ये थोड़ी फ़नी चीज़ें हैं, ये तो मज़ा आ रहा है देखने का। अब तो उन्होंने कहा कि यार ये इतना मज़ा आ रहा है कि इसको बार बार जाके देखते हैं, कि देखो वो सीन कोई इसका रिलेशन ही नहीं है अगले सीन से, जो आपस में ये दो बात करें, एक लड़का लड़की रोमांस कर रहे हैं, बीच में एक और तीसरा बंदा आके उनके बेड पे बैठ जाता है। यानी लिटरली लोगों ने ना इस चीज़ को एंजॉय करना शुरू कर दिया। जब थोड़ा और टाइम गुजरा और गुजरता गया, वो फिल्म आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ के लिए पॉपुलर होती गई, यानी कि सबसे घटिया अच्छी फिल्म होने के लिए वो पॉपुलर होती गई, और लोग उसको एज एन एंटरटेनमेंट जा के देखना शुरू हो गए। तो जो उस फिल्म का एक मेन एक्टर भी है जो टॉमी विसाओ के साथ जो प्ले कर रहा है, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त प्ले कर रहा है, क्योंकि ये दो दोस्त होते हैं इसमें। तो वो जो दोस्त है वो उसका लाइन प्रोड्यूसर भी था, और उसने जो है वो एक पब्लिशिंग हाउस के साथ डील क्रैक कर ली। जब उन्होंने देखा कि इस फिल्म का आहिस्ता आहिस्ता क्रेज़ जो है वो बढ़ रहा है लोगों में, एटलीस्ट वो बात कर रहे हैं, बेशक बुरी ही बात कर रहे हैं उसके बारे में, तो उसने उस पब्लिशिंग हाउस ने उसके साथ डील की और कहा कि यार जो फिल्म मेकिंग का सारा एक्सपीरियंस तुमने किया है, इसका शुरू से लेके लोगों की कास्टिंग की है, प्रोडक्शन की है, डिज़ाइन की है, जो भी जैसे भी की है, एक्टिंग की है, वो सारा एक बुक में जो है ना वो एक्सप्रेस करो, और हम वो बुक जो है वो रिलीज़ करेंगे। वो बुक जो है वो उसने लिखी, उसका नाम है ग्रेग सेस्ट्रो, जिसने वो बुक लिखी, वो मेन एक्टर भी उसमें प्ले कर रहा है। वो बुक उसने लिखी, तो वो बुक जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हिट हो गई, और उस बुक का बेसिकली नाम है द डिज़ास्टर आर्टिस्ट। तो उस बुक के अंदर क्योंकि उसने इतना हिलेरियस तरीके से सारा एक्सपीरियंस एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम एक प्रोडक्शन टीम हायर करने, तो वो जो हमारा टॉमी विसाओ था, जो डायरेक्टर भी था, एक्टर भी था, प्रोड्यूसर भी था, हर चीज़ था, उसको पता ही नहीं था कि भाई जो कैमरे वगैरह हैं वो ख़रीदने नहीं होते, वो आप पूरी कंपनी जो है वो रेंट पे ले सकते हैं और उसके साथ आप फिल्मिंग कर सकते हैं। तो वो कैमरे ख़रीदने चला गया। इस तरह की छोटी छोटी उसके अंदर उन्होंने बातें लिखी हुई, और वो उस बुक का जो है वो ऑडियो वर्जन भी रिलीज़ हुआ, और वो बहुत ही ज़्यादा नॉन फिक्शन बुक्स के अंदर उसने जो है वो बेस्ट सेलर का स्टेटस भी अचीव कर लिया। और वो बुक इतनी हिट हो गई कि लोगों ने बुक के थ्रू भी वो फिल्म जा के देखना शुरू कर दी। आहिस्ता 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 करते 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 वो फिल्म जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट हो गई, और उसका बड़ा जो है ना वो स्टेटस बन गया। फिर क्या हुआ कि 2014 के अंदर, 2014 के अंदर, जो सेथ रोगन है, जो हॉलीवुड का एक्टर है, उसने, जो प्रोड्यूसर और एक्टर दोनों है, उसने उस फिल्म के जो है ना वो राइट्स एक्वायर कर लिए उस बुक के, कि वो उसके ऊपर जो है वो एक फ़िल्म बनाएगा। फिल्म उसने बनाई, उसने प्रोड्यूस की, और 2017 में वो फिल्म रिलीज़ हुई, और उसमें जेम्स फ्रैंको जो है वो टॉमी विसाओ जो बंदा है रियली, जिसने वो रोल प्ले किया और जिसने वो फिल्म लिखी है, डायरेक्ट की है, प्रोड्यूस की है, वो उसने प्ले किया। और जो ग्रेग सेस्ट्रो है जिसने वो बुक लिखी थी, उसका रोल जेम्स फ्रैंको के छोटे भाई डेव फ्रैंको ने प्ले किया। 2017 में ये फिल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम है द डिज़ास्टर आर्टिस्ट, और उस फिल्म के ऊपर जो जेम्स फ्रैंको है उसको गोल्डन ग्लोब का बेस्ट एक्टर का जो है वो अवार्ड मिला। और वो फिल्म इस वक्त जो है, जो द रूम, द ओरिजिनल जो फिल्म है जिसके ऊपर वो बुक लिखी और फिर बुक के ऊपर वो फिल्म बनाई उन्होंने, यानी कि ए ग्रेड एक्टर्स हैं हॉलीवुड के,
वो इस वक्त जो है वो फिल्म ओरिजिनल द रूम जो है वो एक कल्ट का स्टेटस जो है ना वो इख्तियार कर चुकी है, कल्ट फिल्म का। जैसे बॉलीवुड की फिल्में हैं, जैसे अंदाज़ अपना अपना होगी, लेकिन अंदाज़ अपना अपना तो अच्छी फिल्म है, यानी कि उसको तो कोई ये नहीं कहता कि बुरी फिल्म है और इसलिए वो अब जाके मशहूर है, वो तो पहले भी अच्छी फिल्म थी। तो लेकिन वो उसकी तरह का उसने कल्ट स्टेटस अचीव कर लिया और अब जो है वो लोग उसके कॉस्ट्यूम्स पहन के, उसके वर्ल्ड टूर होते हैं, उसके स्पेशल स्क्रीनिंग्स होती हैं, पता नहीं कितने हज़ारों लाखों सिनेमाज में, थिएटर्स में अमेरिका में वो फिल्म दिखाई जाती है। और उस फिल्म को एक ये स्टेटस जो है ना, ये स्टेटस मिल चुका है। ये तो हो गई एक एस्पेक्ट जो मैंने आपको बताया था शुरू में कि दो एस्पेक्ट हैं, एक सिंगर की है और एक फिल्म की बात है। तो ये तो हो गई ये फिल्म। दूसरी बात कर लेते हैं अब सिंगर के ऊपर, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनका आपस में जो है वो रिलेशन क्या है। दूसरा आ जाते हैं सिंगर के ऊपर। जो पाकिस्तान का सिंगिंग सीन है उसके अंदर जो है वो एक सिंगर जो है उन्होंने एंट्री मारी थी आज से कोई आई थिंक प्रॉब्ली 6 या 7 साल पहले, और उन्होंने एक गाना गाया था आई टू आई, और उनका नाम है ताहिर शाह। और वो गाना जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर जो है वो वायरल हुआ था, वो हिट हुआ था, लोगों ने उसको बहुत उसके ऊपर डिस्कशंस की थी और एक्चुअली उसको बहुत हेट मिली थी इंटरनेट के ऊपर, लोगों ने बहुत नापसंद किया था। और लोगों ने कहा था कि यार कोई किस तरह कोई ऐसा गाना गा सकता है, कोई क्यों लिख सकता है, यानी कि इस क्यूरियोसिटी को सामने रखते हुए लोगों ने उसको देखना शुरू कर दिया और उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया। और वो गाना जो है वो भी गाना एक कल्ट और एक हिट का स्टेटस बन गया, यानी कि विद इन आई थिंक अ ईयर जो ताहिर शाह हैं फिर उन्होंने एक और गाना रिलीज़ किया, और वो आई थिंक 3 या 4 साल पहले आया था, 2016 की बात है। उस गाने का नाम था एंजल, और जिसको वो एंजल कहते हैं उस गाने के अंदर। वो गाना जो है उनका वो भी जो है वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे उनका आई टू आई आया, और उसमें उन्होंने लिरिक्स लिखे जो उन्होंने कहा बाद में कि बड़ी उनके अपने क्लोज टू हार्ट, और उन्होंने बड़ा जो है वो उसके ऊपर जो है वो अपने दिल से वो लिखा। वो गाना भी उन्होंने बड़े एफर्ट से बनाया। उस गाने को भी लोगों ने एग्जैक्ट वही ट्रीटमेंट की कि उसको उनको शेम करने की कोशिश की, उन्होंने बुरा भला कहा कि क्या बुरा गाना है, क्या बुरा गाना है। उस गाने को 3 मिलियन 3.5 मिलियन जो है वो हिट्स मिले। और अगर आप उस गाने के ऊपर अभी जाएं यूट्यूब पे उनके चैनल पे, तो उस पर आई थिंक 1 या 2 हज़ार लाइक्स हैं उस गाने के ऊपर, और 70,000 जो हैं वो डिसलाइक्स हैं, लेकिन उसके व्यूज़ जो हैं वो 3 मिलियन है। वो गाना भी जो है वो इसी तरह बन गया कि वो डिस्कस होता गया वो गाना, और लोगों ने उसको पहले कहा कि ये बहुत बुरा है, फिर कहा कि ये बहुत 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 बुरा है, उसके बाद कहा कि यार ये इतना बुरा है लेकिन ये फ़नी है, और वो फ़नी कह के उसको सुनना शुरू हो गए और शेयर करना शुरू हो गए और उसको मज़े लेना शुरू हो गए उससे। लेकिन उस गाने ने भी ये स्टेटस अचीव कर लिया कि लोगों को, जो लोग उर्दू समझते हैं, खैर वो गाना तो आई थिंक इंग्लिश में है आधे से ज़्यादा, जो लोग फिर भी उर्दू हिंदी समझते हैं साउथ एशिया में, और जो उर्दू हिंदी के गाने सुनते हैं जो इस सीन में, उनको आई एम श्योर कि उनको ताहिर शाह का पता होगा, और पाकिस्तान में तो एटलीस्ट सबको पता है, और अगर इंडिया में शायद किसी को ना पता हो तो वो उनको गूगल करके चेक कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक कि पता होगा जो गाने वगैरह सुनते हैं, क्योंकि ये बेसिकली ये मिलते जुलते हैं। एक इंडिया में भी एक ऐसी सिंगर है ढिंचक पूजा के नाम से, ये बेसिकली आप समझ लें कि उनका मेल वर्जन है, इन अ सेंस कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जैसे पब्लिक उनको ट्रीट करती है कि डिसलाइक्स देती है मगर देखती भी है, ठीक है। तो यही हुआ। अब बेसिकली बात करते हैं कि इन दो स्टोरीज़ जो मैंने देखी, मुझे इनके अंदर क्या सिमिलैरिटी नज़र आई। उसमें मुझे ये सिमिलैरिटी नज़र आई कि जो ताहिर शाह हैं वो मैंने ये देखा, क्योंकि टॉमी विसाओ जो है वो 2003 में एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट के साथ आया था कि उसने एक चीज़ बनाई जो लोगों को इतनी बुरी लगी कि उनको वो अच्छी लगना शुरू हो गई। ताहिर शाह ने भी ऐसा ही गाना बनाया कि लोगों को, वो अभी तक लोग कहते हैं कि बहुत बुरा है, लेकिन वो देखते हैं और वो उसको एंजॉय करते हैं। और एक्चुअली अगर आप टॉमी विसाओ को देखेंगे, जिन्होंने नहीं देखा वो उनको, तो वो लगते भी ताहिर शाह की तरह, उनके भी इतने लंबे लंबे कर्ली से बाल हैं, और उनके अंदर उनकी पर्सनैलिटी में भी काफ़ी रिजेम्बलेंस है। ये मुझे नहीं पता कि ताहिर शाह जो है वो टॉमी विसाओ से जो है वो इंस्पायर हुए हैं और उन्होंने उनकी कहानी को फॉलो किया, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये जस्ट प्रॉब्ली कोइंसिडेंस हो सकता है। ये दोनों चीज़ें जो मैंने नोट की और जो आपके साथ शेयर करने का मकसद बेसिकली ये है, ये सारी कहानी बताने का मकसद ये है कि यार देखो, हम लोग ये सोच रहे हैं, मैं ये सोच रहा था कि लोग
गालियाँ दे रही हैं लोगों को। और सॉरी, एक और भी ऐसी एग्जांपल है, एक अमेरिका में एक सिंगर है, उसका नाम है रिबेका ब्लैक। उसका एक गाना है फ्राइडे, बहुत ही बुरा गाना है, बहुत ही ज़्यादा बुरा गाना है, और उस गाने का 140 मिलियन व्यूज़ हैं। वैसे तो ये जो इंग्लिश सॉन्ग्स हैं, जितनी भी मशहूर सिंगर्स हैं, टेलर स्विफ्ट वगैरह हो गई हैं, जो भी आजकल सिंगर्स हैं, उनके अगर आप व्यूज़ देखें वो तो बिलियंस में होते हैं, उस हिसाब से तो कोई बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं है। लेकिन जो बुरे गाने हैं और जो मीडियोकर गाने हैं उसके हिसाब से भी, और जब ये गाना आया था रिबेका ब्लैक का, 140 मिलियन बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं। और आप अगर उस गाने पे भी जाएं तो आप देखेंगे कि उसमें कोई आई थिंक 30 मिलियन, उस 140 मिलियन से 30 मिलियन, ये शायद इससे भी ज़्यादा डिसलाइक्स हैं उस गाने के ऊपर। ये भी इसी कैटेगरी में, ये सब भी इसी कैटेगरी में आता है। और आई एम श्योर कि और मुल्कों में भी इस तरह के केस जो है ना वो ज़रूर होंगे, जो कि इतना लोगों को बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि वो अच्छा लगना शुरू हो गया उनको, और एज अ फ़न या एज अ एंटरटेनमेंट जो भी वो उसको लें, लेकिन वो उसको देखते हैं। अब मैं ये सोच रहा था कि यार ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस तरह का काम किया और जिनको इतना बैकलैश आया, जिनको इतनी हेट मिली सोशल मीडिया पे लोगों से, और लोगों ने उनको कहा कि ये क्या है, ये बुरा है, ये नहीं है, उन्होंने अल्टीमेटली जो है वो अपने काम से जो है वो एक कल्ट स्टेटस जो है वो अचीव कर लिया, चाहे जिस भी लेवल पे वो गए हों। चाहे वो बहुत कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई बहुत बड़े बड़े अवार्ड जीत लिए, या आप इस हिसाब से देख लें कि जो उनका म्यूज़िक टैलेंट था या जो उनका सिंगिंग टैलेंट था, उस हिसाब से वो किस जगह पे पहुंच गए हैं। तो मुझे तो यार इन दोनों सारी को रिलेशंस को देख के ये फील हुआ कि ये जो दो लोग हैं, ये जो इस कैटेगरी के लोग और भी बहुत सारे होंगे, ये तो वो दो हैं जो प्रोमिनेंट हो गए, जो अभी हमारे सामने आ गए, जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं कि इन्होंने दो वजूहात से जो है ना ये काम किए। या तो इनके जहन में ये था कि यार हम कोई ऐसा काम करेंगे कि वो काम इतना ज़्यादा बुरा होगा कि लोग हम पे क्रिटिसाइज़ करेंगे, और इवेंचुअली वो इतना स्ट्रेंज होगा और वो इतना अजीब होगा, वो नॉर्म से इतना हट के होगा कि वो हमें क्रिटिसाइज़ कर 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 के एक स्टेज आएगी कि वो हमें पसंद करना शुरू हो जाएंगे। या तो इनके जहन में ये था और वो उन्होंने किया और वो उन्होंने पा लिया, या इनके जहन में ये था कि यार हम वाकई, हमारे अंदर ये क्रिएटिविटी है कि हम ये गाना लिख रहे हैं कि सेंसिबल आइज, सेंशुअल आइज, योर आइज, माई आइज। और वो जो दूसरा टॉमी विसाओ ने जो फिल्म बनाई है, मुझे नहीं पता, उसके अंदर भी इसी तरह के डायलॉग हैं। ये वाकई वो ये कह रहे हैं कि यार हम क्रिएटिव लोग हैं, हम वाकई ये गाना लिख रहे हैं, मैं ट्यून बना रहा हूँ, मैं इसकी वीडियो डायरेक्ट करूँगा, मैं लोगों को हायर कर रहा हूँ, मैं कास्टिंग कर रहा हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि वाकई ये एक ब्रैड पिट की, टॉम क्रूज की फिल्म को ये टक्कर देगी, ये सही एक मैं फिल्म बना रहा हूँ। बेशक मेरी छोटी कास्ट है, $6 मिलियन लगा के 2003 के अंदर एक फिल्म बना रहा हूँ। या तो उनके जहनों में ये था। इन दोनों में से एक बात जो है ना वो ठीक होगी कि या तो वो डिलिबरेटली लोगों को जो है वो फुद्दू लगा रहे थे, या वो अपने टैलेंट के ऊपर फुल जो है ना वो कॉन्फिडेंट थे कि भाई हमने करना है, ये करना है, मैंने जो मर्जी हो जाए, मैंने ये फिल्म जो है ना, ये गाना मैंने रिलीज़ करके छोड़ना है, और मैं और भी गाने बनाऊंगा, और मैं और भी इस तरह की फिल्में बनाऊंगा। ये दो चीज़ें हो सकती हैं, मुझे नहीं पता, मैं स्पेक्यूलेट ही कर सकता हूँ, आप भी स्पेक्यूलेट कर सकते हैं। शायद मोस्टली लोग कहें कि यार ये इन्होंने जान के नहीं किया, ये कोई सच इतनी कोई इंटेलिजेंस लेवल नहीं थी, ये इनका इतना ही टैलेंट था और इन्होंने ये किया और ये बन गया। हो सकता है, मुझे नहीं पता, मेरे ये अजम्पशन है, ये दो चीज़ें जो है ना इसकी रीज़न हो सकती हैं। ये सारा कहने का मतलब है, ये सारी कहानी सुनाने का मतलब है कि बहुत सारा जो असली पर्पज़ है इस वीडियो का, जो मैंने इससे सीखा है बेसिकली, वो ये कि बहुत सारे काम जो होते हैं, जो हम करना चाहते होते हैं, हम उनको जो है वो बहुत ज़्यादा उन पे ओवर थिंकिंग जो है ना वो शुरू कर देते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सोच विचार शुरू कर देते हैं कि यार क्या पता ये किसी को पसंद आए ना आए, क्या पता ये मेरे लिए ठीक हो या ना हो, क्या पता मैं ये कर पाऊँ या ना हो, क्या पता मैं इसमें कामयाब हूँ या ना हूँ। इन दोनों लोगों में, या इस तरह के जो और लोग हैं, ये जो सिंगर और जो मूवी डायरेक्टर हैं, इनमें कम से कम एक चीज़ कॉमन है जो मैंने देखी है कि ये लोग जो हैं जो चीज़ सोचते हैं उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंटली जो है ना वो काम करते हैं और रिज़ल्ट की परवाह नहीं करते। क्योंकि देखें, अगर तो आप लॉजिकली सोचें, ये गाना है और ये फिल्म रिलीज़ करने से पहले, ठीक है, और आप अगर सिंगर नहीं भी हैं तो शायद आपके पहली थॉट ये आएगी कि यार नहीं करता ये रिलीज़, क्योंकि लोग क्या कहेंगे यार, लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा, कोई भी नहीं चाहता अपना मजाक उड़वाना, ठीक है, इवन प्रॉब्ली शायद फेम के लिए भी नहीं। चलो मैं इस चीज़ को भी एक साइड पे मैं रख रहा हूँ कि
ये भी एक अजम्पशन हो सकती है कि लोग जो है वो फेम के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसको भी आप निकाल दें। लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ एक सिंगिंग मौसीकी सुनने के शौकीन हैं, आप सिंगर भी नहीं हैं, अगर आपको इस गाने की या इस फिल्म की एक कॉपी दिखाऊं रिलीज़ करने से पहले, तो आप ख़ुद अपने आप से पूछेंगे कि आप ये रिलीज़ करेंगे? शायद आपका डिसीजन जो है वो नो में हो। लेकिन जिसने ये बनाया है, आप उससे पूछें और उसने उसका आंसर दिया है, उसके लिए ये टॉप है, उसके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि वो उस पर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि वो ओवर थिंक नहीं कर रहा। उसको पता है कि वो किस क्रिएटिव प्रोसेस से गुजरा है, क्या उसने करना था, क्या उसका रिजल्ट उसने निकालना था, उसने वो बना दिया, वो डाल रहा है लोगों के आगे, रिस्पॉन्स जो मर्जी हो। उसने ये कहा है बेसिकली, जो टॉमी विसाव है और जो ताहिर शाह हैं, उन्होंने अपना जो क्रिएटिव प्रोसेस जो भी उनका है, आप लोग जो मर्जी उसको कहें, वो लोगों के सामने रखने के बाद कहा है कि आई डोंट गिव अ फ्रिक। यानी उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि दुनिया मेरे टेबल पे, यानी आप समझ ही गए होंगे, जैसे वो मीका से किसी ने पूछा था कि उन्होंने गाना गाया था कि दुनिया मेरे इस पे, तो उन्होंने कहा था कि दुनिया मेरे दिल पे। तो आप समझ ही जाएं कि इसका क्या मतलब है, कि उन्होंने भी ये कहा है कि दुनिया मेरे टेबल पे, ये दुनिया मेरे दिल पे, इन दोनों ने भी यही कहा है। और लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन आज भी लोग अगर उनको लाइट मूड में आना हो, ये तो आप मानेंगे कि ये जितने भी गाने हैं, चाहे ताहिर शाह का हो या चाहे द रूम फिल्म है, जिसने देखी हो या नहीं वो देखेगा भी, या जो इंडिया की वो सिंगर ढिंचक पूजा जो है, उनके गाने आप देखें तो आपके चेहरे पे स्माइल तो आती है। और अब एक लोगों का ये आर्ग्यूमेंट है, एक कैटेगरी लोगों की है, उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि यार जो चीज़ आपको हंसा देती है, जो चीज़ आपको एंटरटेन कर रही है, ये बेसिकली तो ये एंटरटेनमेंट ही है ना, ये और क्या है? यानी ये एंटरटेनमेंट से ज़्यादा तो और कुछ नहीं है, ये आपको एंटरटेन ही कर रही है ना। तो बेसिकली जो चीज़ आपको एंटरटेन कर रही है वो बुरी कैसे हो सकती है? अब मेरा इस सारी कहानी का बताने का ये मकसद नहीं था कि आप सारे जो हैं वो म्यूज़िक वीडियोस प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएं, या आप लोग जो हैं वो फिल्में बनाना शुरू हो जाएं और अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। मैं इस सेंस में ये बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इन दो लोगों की एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ कि यार ये जो दो लोग हैं, इन्होंने दे डिडंट गिव अ फ्रिक। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने कोई भी काम करना हो और आपकी तैयारी अपने हिसाब से पूरी हो और आपको पता हो कि यार मैं इस काम को अपने तरीके से बेस्ट दे रहा हूँ और बेस्ट कर रहा हूँ, तो लोगों का जो रिस्पॉन्स है और जो अंजाम है उसकी परवाह मत करें, जैसे इन लोगों ने नहीं की। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि इन जैसा बन जाएं, लेकिन एटलीस्ट जो इनकी अच्छी चीज़ है वो तो आप ले सकते हैं। आप इनकी सिंगिंग स्टाइल मत कॉपी करें, आप इनका वीडियो स्टाइल मत कॉपी करें, आप इस तरह की फिल्म मत बनाएं, मगर जो इन्होंने काम जो ठीक किया है या इनसे ठीक हो गया है वो तो हम इनसे ले सकते हैं। और मेरा तो ये ख्याल है कि ये अगर तो इन्होंने ऑप्शन ए पे अमल किया है कि ये ऑलरेडी इतने स्मार्ट थे कि इन्होंने एक ऐसी चीज़ बनाई जिस पे लोग इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करें कि वो उसको पसंद करना शुरू हो जाए, तब तो ये सुपर स्मार्ट है। लेकिन अगर दूसरा इन्होंने प्लान पे काम किया कि इन्होंने कहा कि हमारी ये क्रिएटिविटी हमने लेके आनी है सामने, तब भी ये सुपर स्मार्ट है, क्योंकि तब ये सुपर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि दे डोंट गिव अ फ्रिक। तो वीडियो का टोटल मैसेज और जो पर्पज़ है शेयर करने का आप लोगों के साथ, वो ये था कि इन लोगों की तरह इनकी एग्जाम्पल लेके, ये ज़रूरी नहीं कि इनके वाला काम करके, लेकिन इनकी एग्जाम्पल लेके आप लोग भी कोई भी काम कर सकते हैं, एंड you don't need to give a frick। वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।